नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इतिहास तरंगिणी में। अभी तक हमने अपने पिछले 4 लेक्चर्स में सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी टेक्सचुअल सोर्सेस को कवर कर लिया है। आज के इस लेक्चर में, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम फॉरेन अकाउंट्स यानी कि विदेशी लेखकों के वृत्तांत और इसके साथ-साथ इस टॉपिक से जुड़े जितने भी लगभग पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या अदर भी एग्जामिनेशन से जो भी रिलेटेड इस टॉपिक से रहेगा, आज हम उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉरेन अकाउंट्स को, अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री के या एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के फॉरेन अकाउंट्स को अगर हम देखें तो बेसिकली हम इसे 3 तरह से बांट सकते हैं। ठीक है, पहला है ईरानियन अकाउंट, यानी कि जिसे हम ईरान के पर्शिया भी कहते हैं, ग्रीक अकाउंट यानी कि यूनानी अकाउंट, और जो तीसरा है वो है चाइनीज अकाउंट। ठीक है, तो 3 तरह से हम लोग इसको एंशिएंट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो पहला है ईरानियन अकाउंट, दूसरा है ग्रीक अकाउंट और तीसरा है चाइनीज अकाउंट। अगर हम परीक्षा की दृष्टि से अगर देखेंगे तो इसमें इस टॉपिक से ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस तो नहीं रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर फैक्चुअल और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। किस प्रकार के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे? तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो भी फॉरेन अकाउंट है उसका क्या नाम है, या उसके जो लेखक हैं उनका क्या नाम है। थोड़ा और अगर आपसे डिटेल पूछा जाएगा तो जो लेखक है वो कहाँ से जुड़े हुए हैं, किसके साथ में जुड़े हुए थे, किस भारतीय शासक के टाइम में वो भारत में आए। तो इस तरह से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन जो होंगे, बेसिकली जो फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होगा वो आपसे हमें पूछा जाता है, और जब हम पीवाईक्यूज को भी देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए हम डिस्कशन को में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट जो उभर के आता है वो है ईरानियन अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहला, अब हम इसमें देख सकते हैं कि 2 नाम मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एक है इंडिका ऑफ टेसियस और दूसरा है स्काईलैक्स। ठीक है, स्पेलिंग मैंने आपको दिया हुआ है, डिफरेंट सोर्सेस में डिफरेंट तरीके से स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन और उसे लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहला बात करें इंडिका ऑफ टेसियस के बारे में, तो इनका जो टाइम पीरियड है वो ऐसा माना जाता है कि ये 4th सेंचुरी बीसीई रहा। 4th सेंचुरी बीसीई का टाइम माना जाता है, और ये पर्शिया के, कहाँ के, पर्शिया के एक रॉयल फिजिशियन थे। ठीक है, यानी कि राजकीय वैद्य थे, और जो इंडिका इन्होंने लिखा उस इंडिका में कई सारे भारत के संबंध से, भारत के बारे में या भारत से जुड़ी कई सारे बातें या उन बातों के बारे में या उनके वृतांत को उन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन ये ध्यान देने वाला यहाँ पे पॉइंट है कि वो कभी भी भारत में नहीं आए थे। जो भी उन्होंने लिखा वो एक हियर से के ऊपर बेस्ड था, यानी कि जो लोगों ने कहा उसे उन्होंने उन्होंने उसे लिखा अपने बुक में। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि वो कभी इंडिया में नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने हियर से के बेसिस पे, यानी कि लोगों के मुंह से जो भी उन्होंने सुना, जो जाना, वो उन्होंने लिखा। ठीक है, उनका क्या प्रोफेशन था, तो वो बेसिकली एक रॉयल फिजिशियन थे पर्शिया के टाइम, पर्शिया में राजकीय वैद्य, और भारत के बारे में कई सारे बातें को वो लिखते हैं। दूसरे जो पर्शियन या जो ईरानियन अकाउंट जो फेमस आता है वो है स्काईलैक्स का। तो स्काईलैक्स जो है वो भी एक फिजिशियन ही थे, और वो डारियस, यानी कि जिसे हम हिंदी में डरायस, पर्शिया के जो रूलर थे, ये उनके कोर्ट के से जुड़े थे, और इन्होंने भी भारत के बारे में बहुत सारे अत्यंत महत्वपूर्ण बातों को लिखा हुआ है। खास करके जो हमें इन्हें इनके अकाउंट में जो देखने को मिलता है, सबसे पहला तो है इंडिया और ईरान के रिलेशंस के बारे में, इंडिया और ईरान के फॉरेन रिलेशंस के बारे में देखने को मिलता है। दूसरे पॉइंट पे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलता है वो है वॉर टैक्टिक्स, यानी कि इंडिया में उस टाइम के इनके जो कंटेम्प्रेरी इंडिया में जो रूलर्स थे वो किस तरीके से लड़ाई की नीति और उनकी लड़ाई में कौन कौन से यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट, उनके टैक्टिक्स क्या थे, तो उन सारे के ऊपर भी कुछ डिस्कशन हमें देखने को मिलता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से, यानी कि कृषि से जुड़े हुए हमें कई सारे वर्णन या उनसे रिलेटेड जो स्टोरीज है वो हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से भारत में कृषि किया जाता था। ठीक है,
तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, खास करके इस कॉन्टेक्स्ट में आप याद रखिए इंडिका ऑफ टेसियस के बारे में और स्काईलैक्स के बारे में, कहाँ से जुड़े हुए हैं, क्या इनका बेसिकली प्रोफेशन था, किसके टाइम के साथ में ये जुड़े हुए हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये थे ईरानियन अकाउंट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए अब पढ़ते हैं ग्रीक यानी कि यूनानी, यानी कि यूनानियों के वृत्तांत के बारे में। ग्रीक अकाउंट यानी कि इसमें जो सबसे फेमस जो होता है वो है इंडिका ऑफ मेगास्थनीज, आपने कई बार सुना भी होगा। तो बेसिकली मेगास्थनीज कौन थे? ये सेल्यूकस निकेटर, जो कि अलेक्जेंडर के एक जनरल थे, और नॉर्थ वेस्ट में इन्होंने अपना कब्जा बनाया हुआ था। और जो मेगास्थनीज जो होते हैं वो सेल्यूकस निकेटर के एक एम्बेसडर होते हैं, जो कि किसके कोर्ट में आते हैं? कोर्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का, जो कि मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर के तौर पे जिन्हें माना जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इंडिका ऑफ मेगास्थनीज के बारे में हम और भी जब हम मौर्यन एम्पायर को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हम उनके जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, दूसरा जो ग्रीक अकाउंट जो फेमस है वो है एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर बाय एरियन का। एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर यानी कि बेसिकली एरियन ने इस अकाउंट में अलेक्जेंडर के जितने भी मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स होते हैं, यानी कि जितने भी उन्होंने मिलिट्री एक्सपेडिशंस किए उनके बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है। तीसरा है जियोग्राफिका बाय स्ट्रैबो, इंग्लिश में इसे हम ज्योग्राफी भी कहते हैं, ज्योग्राफी बाय स्ट्रैबो। चौथा है नेचुरलिस हिस्टोरिया बाय प्लिनी द एल्डर, यानी कि नेचुरल हिस्ट्री जिसमें कि प्लिनी द एल्डर ने लिखा हुआ है। और लास्ट है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिसके राइटर के बारे में हमें नहीं पता है, ये एक एनोनिमस है। अगर हम ज्योग्राफिका ऑफ बाय स्ट्रैबो, प्लिनी, नेचुरलिस हिस्टोरिया और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के बारे में बात करते हैं, तो इन तीनों से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें जो उभर के आता है वो है हिस्ट्री ऑफ द इंडियन ओशियन ट्रेड। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन ओशियन ट्रेड यानी कि हिंद महासागर के व्यापार के बारे में। अगर हम इनका टाइम पीरियड देखें, जो ब्रॉड एक टाइम पीरियड माना जाता है इनके कॉम्पोजिशन के बारे में, तो वो बेसिकली सेकेंड सेंचुरी बीसीई से लेकर सेकेंड सेंचुरी सीई तक हमें मिलता है। सेकेंड सेंचुरी बीसीई से लेकर सेकेंड सेंचुरी सी, तो यानी कि इस टाइम पीरियड के का जो इंडियन ओशियन में जो ट्रेड जो चल रहा था, ये बेसिकली ये जो अकाउंट्स है इस टाइम पीरियड के ट्रेड के बारे में हमें कई सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप इनका नाम जरूर याद रखते हुए चलिएगा। चलिए अब चलते हैं हम चाइनीज अकाउंट के बारे में। तो चाइनीज अकाउंट में तीन नाम सबसे इंपॉर्टेंट जो उभर के आता है वो है फाजियान, जिसे कि फाहिन भी कहा जाता है, जुआंगजैंग जिसे कि जुआंगजैंग वेनसांग भी कहा जाता है, और तीसरा है ईजिंग का। ठीक है, इस तरीके से ये तीन नाम है। फाजियान के अगर हम अकाउंट के बारे में बात करें तो उसका क्या नाम है? अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम। जुआंगजैंग काफी नाम बड़ा है, द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न रीजन विजिटेड ड्यूरिंग द ग्रेट तांग डायनेस्टी, और यीजिंग का है मेमोइड्स ऑफ द एमिनेंट मॉन्क। अगर हम इनके टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो फाजियन का जो टाइम है वो हमें 4th से 5th सेंचुरी सीई देखने में मिलता है, और जुआंगजैंग और यीजिंग का जो टाइम पीरियड है वो लगभग सेम है, यानी कि 7th सेंचुरी सीई के टाइम पे हमें देखने को मिलता है। इनके कई बार एग्जाम्स में इनके अकाउंट के बारे में डिटेल पूछा गया है, लेकिन फिलहाल के लिए आप सभी ये जान के रखिए कि जो वन ऑफ द मेजर इंफॉर्मेशन जो हमें इन तीनों चाइनीज अकाउंट के ट्रैवलर के अकाउंट से जो इंफॉर्मेशन जो मिलता है वो है हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। ठीक है, अदर पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में भी हमें देखने को मिलता है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अभी के लिए आप नोट डाउन कर सकते हैं वो है हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में हमें काफी जानकारी मिलता है इनके अकाउंट से। ठीक है, तो ये सारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं, चाहे अगर हम बात करें ग्रीक सोर्सेस के बारे में, ईरानियन सोर्सेस के बारे में और चाइनीज सोर्सेस के बारे में। तो इस तरह से आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारी चीज़ों को ऐसे प्रिपेयर करके रखना है कि एक तरफ आप ट्रैवलर का नाम, उनके ट्रैवलर के क्या अकाउंट का क्या नाम है, यानी कि जो बुक उन्होंने लिखा उसका क्या नाम है, वो कहाँ से या किस प्रेजेंट टाइम में किस कंट्री से जुड़े हुए हैं, उस टाइम में वो किस रूलर के साथ में जुड़े हुए थे, और अगर वो भारत अगर आए तो भारत में वो किस रूलर के टाइम के साथ में जुड़े हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है।
ठीक है। अभी हम और भी जब हम इसके बारे में डिटेल, जब इनके जैसे जैसे हम अपने सिलेबस में अंदर के बढ़ते हुए जाएंगे और भी टॉपिक्स को कवर करेंगे तो और भी ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा। बट फिलहाल के लिए आप सभी इतना ही पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए चलें। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमें कवर करना है, तो जैसा कि आपने देखा कि अभी तक हमने सारे के सारे लगभग लगभग अपने इंडियन हिस्ट्री के, एंशिएंट हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में हमने लगभग लगभग जितने भी टेक्सचुअल सोर्सेस थे हमने सभी को कवर कर लिया है। हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले वैदिक लिटरेचर से। वैदिक लिटरेचर के बाद में हमारे जितने भी संस्कृत लिटरेचर थे हमने उन्हें कवर किया। फिर हमने बुद्धिस्ट लिटरेचर, फिर हमने जैन लिटरेचर, फिर हमने जितने भी द्रविडियन लिटरेचर के अंदर आने वाले जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इन सारे लिटरेचर्स को हमने लगभग लगभग कवर कर लिया है जो कि एंशिएंट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो अब हम इनसे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस जो है यानी कि जो पीवाईक्यूज जो पूछे गए हैं अब हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द टाइटल फादर ऑफ हिस्ट्री राइटली बिलोंग्स टू। तो अगर आप जानते होंगे तो ये जो फादर ऑफ हिस्ट्री का जो टाइटल है जनरली हेरोडोटस को दिया जाता है। ये जो फादर ऑफ हिस्ट्री का जो टाइटल था ये एक रोमन राइटर, कहाँ से, एक रोमन राइटर ने इन्हें दिया था जिनका नाम था सिसेरो। ठीक है। ये जो टाइटल था रोमन के एक राइटर सिसेरो ने इन्हें हेरोडोटस को दिया था। हेरोडोटस ने जो वर्क लिखा यानी कि जो हिस्ट्री का अकाउंट उन्होंने लिखा था उसका नाम था द हिस्ट्रीज, कई जगह पे द हिस्टोरीज। और बेसिकली इन्हें क्यों फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है कि इन्होंने ये जो अकाउंट लिखा, बेसिक हिस्ट्री में आपने देखा भी होगा कि हम अगर किसी नॉर्मल टेक्स्ट को और हिस्टोरिकल टेक्स्ट को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि अगर कोई भी हिस्टोरिकल टेक्स्ट होगा तो सबसे पहला तो ये है कि उसमें क्रोनोलॉजिक में सारी चीज़ों के बारे में बताया गया होगा, उसमें कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स होंगे और साथ साथ में कुछ एनालिटिकल पॉइंट्स भी होने चाहिए। यानी कि क्रोनोलॉजी, फैक्ट्स और कुछ एनालिटिकल पॉइंट्स होते हैं यानी कि जिसमें एनालिसिस किया जाता है, तो तब हम ऐसे अकाउंट को एक हिस्टोरिकल वर्क कहते हैं। हेरोडोटस ने जो द हिस्ट्रीज लिखा उसमें हम देखते हैं कि कई सारे जो पॉइंट उन्होंने लिखा, बेसिकली उन्होंने क्या लिखा था, वो एक ग्रीक ग्रीक अंपायर से या ग्रीक से, एक ग्रीक थे, ग्रीक अंपायर से जुड़े हुए थे। और उस टाइम में जो पर्शियन अंपायर था, पर्शियन अंपायर के बारे में ज्यादातर उन्होंने कि कैसे पर्शिया ने ग्रीक को हराया, ग्रीक्स को हरा के अपने पर्शियन अंपायर का एक पार्ट बना लिया था। तो इस तरीके से पर्शियन अंपायर का कैसे राइज हुआ, कैसे उसने कंसोलिडेट किया और फिर कैसे उसका डिमाइस होता है, तो ये इंफॉर्मेशन जो है उन्होंने अपने अकाउंट में, पर्शियन हेरोडोटस ने अपने अकाउंट में बेसिकली लिखा। ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन जो इन्होंने प्रोवाइड किया तो इसमें क्रोनोलॉजी बेस्ड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और साथ साथ में एनालिटिकल तरीके से भी उन्होंने इस चीज को एनालाइज किया कि क्या सही है और कितना गलत है। हालांकि इसके ऊपर इतिहासकारों के बीच में कई मतभेद है, कई डिबेट है कि क्या उन्हें माना जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए फादर ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि मॉडर्न टाइम में कई लोग हेरोडोटस को, जैसे यहाँ पे फादर ऑफ हिस्ट्री है तो फादर ऑफ लाइज के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी कि झूठ के देवता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए अदर ऑप्शंस को अगर हम देखें तो यूरिपाइडस को अगर हम बेसिकली बात करते हैं तो ये भी एक ग्रीक स्कॉलर ही थे जो कि बेसिकली ग्रीक ग्रीक भाषा में ट्रेजेडी राइटिंग करते थे, यानी कि कोई दुखद घटना अगर हो गई तो उसके बारे में राइट करते थे। थुसाइडस के बारे में अगर हम बात करें तो ये हेरोडोटस के कंटेम्पररी थे, ये भी एक हिस्टोरियन है बट इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से नहीं जाना जाता है। सोक्रेट्स एक बहुत ही बड़े ग्रीक फिलोसफर यानी कि एक दार्शनिक थे, जैसे कि अगर आप वेस्टर्न फिलोसफी अगर आप पढ़ते हैं, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या इथिक्स के में हम इनके बारे में, सोक्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का जो आंसर, जिस जो फादर ऑफ हिस्ट्री का जो टाइटल है वो हेरोडोटस को दिया जाता है। ठीक है। तो ये सभी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन करते हुए चलें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द राइटर ऑफ मुद्र रक्षा। तो मुद्र रक्षा किसने लिखा हुआ है, इसका करेक्ट आंसर है विशाखदत्त। बेसिकली विशाखदत्त ने कि मुद्र रक्षा का कंटेंट क्या है कि इसमें हमें चाणक्य और चंद्रगुप्त,
चाणक्य और चंद्रगुप्त के एसोसिएशन के बारे में हमें स्टोरी देखने को मिलता है। किस तरह से चाणक्य ने अपनी नीतियों से मैनिपुलेट करके राक्षसा, ठीक है, राक्षसा जो कि उस टाइम के नंद डायनेस्टी, ठीक है, धनानंद के जो मिनिस्टर थे, राक्षसा, कैसे उनको मैनिपुलेट करके हराया और किस तरीके से चंद्रगुप्त को मदद किया थ्रोन एक्वायर करने में। इसके अराउंड पूरा का पूरा जो स्टोरी जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो मुद्र रक्षा किसने लिखा हुआ है? विशाखदत्त में। अगर हम इसके टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो अराउंड 5th सेंचुरी सीई में ये जो वर्क जो है ये लिखा गया था। ठीक है, यानी कि मौर्यन एम्पायर के टाइम के कंटेम्प्ररी नहीं था ये, उनके कई सालों के बाद में इसे लिखा गया था। ये बात आपको याद रखना है। अगर हम अदर ऑप्शंस के बारे में बात करें जैसे अश्वघोष, कालिदास और भाषा के बारे में, तो ये भी मैंने आपको अपने पिछले क्लासेस में पढ़ाया है। अश्वघोष के जो फेमस कॉम्पोजिशंस हैं जैसे उसमें आता है बुद्ध चरित्र, सारीपुत्र प्रकरण और सौंदर्य नंदा। ठीक है, कालिदास आप सभी जानते ही हैं, जैसे अभिजान शकुंतलम, रघुवंशा, मेघदूत, कई सारे ऐसे उनके वर्क्स हैं। और भाषा के बारे में अगर हम बात करें तो पंचरत्रा, दूतावाक्य, बाल चरित्र, स्वप्न वसावद्धता, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनको मैंने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया भी था, जो संस्कृत टेक्स्ट है, आप उसमें से जाके इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल वर्क्स ऑफ लिटरेचर वे रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, यानी कि इनमें से कौन से वो लिटरेचर हैं जिसे कि गुप्ता एरा या गुप्ता पीरियड में लिखा गया था? अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्र रक्षा। तो अगर हम आंसर के बारे में बात करें तो ये चारों के चारों जो टेक्स्ट हैं ये गुप्ता पीरियड में लिखे गए। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी है, यानी कि 1 2 3 4। अमरकोश बेसिकली अमर सिम्हा ने लिखा था और ये एक लेक्सिकॉन है। अमरकोश अमर सिम्हा ने लिखा है और बेसिकली लेक्सिकॉन है। लेक्सिकॉन यानी कि एक शब्द सूची। कामसूत्र वत्स्यायन का लिखा हुआ है। मेघदूत कालिदास का है और मुद्र रक्षा अभी हमने पढ़ा जो कि विशाखदत्त का लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। ठीक है, यानी कि डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दास कुमार चरितम वॉज कंपोज्ड बाई सूरदास, तुलसीदास, दानदीन, कालिदास। तो दास कुमार चरितम के बारे में अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर है दानदीन। तो बेसिकली दास कुमार चरितम क्या है? एक संस्कृत में लिखा हुआ एक प्रोज रोमांस है। संस्कृत में लिखा हुआ एक प्रोज रोमांस है जो कि पल्लव राजा, जो कि पल्लव के एक राजा राजवाहना और उनके 9 साथियों से जुड़ी कथाएं के बारे में से रिलेटेड है। ठीक है, तो दास कुमार चरितम क्या है, किसने लिखा है? दानदीन ने लिखा है। दानदीन का लिखा हुआ है। किस लैंग्वेज में लिखा है? तो संस्कृत में लिखा हुआ है। क्या है इसका यॉनर है? तो ये एक प्रोज रोमांस है। किसके बारे में बताता है? तो पल्लव राजा राजवाहना के बारे में और उनके 9 साथियों से जुड़ी कहानियां है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत वर्क्स हैड टेकन देयर थीम फ्रॉम द महाभारत, यानी कि इनमें से कौन से वो टेक्स्ट हैं जिन्होंने अपना थीम महाभारत से लिखा हुआ है? तो नसाध्य चरिता, कृतार अर्जुनियम, शिशुपाल वध और दास कुमार चरिता। तो अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि दास कुमार चरिता जो है वो पल्लव राजा राजवाहना से रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। तो 4 को हम एलिमिनेट करते हैं। तो अब हमारे पास बचता है 3 ऑप्शन। तो नसाध्य चरिता, कृतार अर्जुनियम और शिशुपाल वध, ये तीनों के तीनों जो है ये महाभारत के थीम से लिए गए हैं। ठीक है, नसाध्य चरितम के बारे में अगर हम बात करें तो इसके ऑथर हैं श्री हर्ष। ठीक है, इसके ऑथर हैं श्री हर्ष और बेसिकली ये महाभारत के नलोपाख्यान, यानी कि इसमें इसका जो स्टोरी है वो दम नल और दमयंती की लव स्टोरी और उनके मैरिज के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, नसाध्य चरितम कृतार अर्जुन ने भैरवी का लिखा हुआ है जो कि किस तरीके से भगवान शिव ने अर्जुन का टेस्ट लिया था उससे रिलेटेड ये कहानी है। और शिशुपाल वध बेसिकली माघ से रिलेटेड है, किस तरीके से कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि 1 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा वॉज नॉट रिटन बाई कालिदास? नॉट रिटन बाई कालिदास। मलवी अग्निमित्र लिखा, अभिजान शकुंतलम, कुमार संभव और जानकी हरनामा।
तो ये बात आपको याद रखना है कि ये जो तीनों के तीनों जो वर्क हैं, मलवी अग्निमित्रा, अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभवा जो है वो कालिदास ने लिखा हुआ है। जानकी हरनामा जो है वो बेसिकली किसने लिखा है? कुमार दास ने लिखा हुआ है। किसने लिखा हुआ है? कुमार दासा ने लिखा हुआ है। बेसिकली ये सीता के हरण से यानी कि सीता के अबडक्शन से रिलेटेड एक स्टोरी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। कुमार संभवा एन एपिक पोएम वाज कंपोज्ड बाय, तो अभी अभी आप लोगों ने कुछ देर पहले देखा भी कुमार संभवा के बारे में। तो बेसिकली ये कालिदास का लिखा हुआ है। अगर हम चांद बरदाई के बारे में बात करें तो चांद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा हुआ है। बान भट्ट का हमें हर्ष चरित्रा और कादम्बरी, और हरि सिन्हा बेसिक उन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति से जुड़े हुए जो कि समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। मैच द फॉलोइंग। तो पाणिनि का हम जानते हैं कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था। वत्स्यायन का भी हमने पढ़ा कि इन्होंने कामसूत्र लिखा है। चाणक्य का आप सब जानते हैं अर्थशास्त्र, और कलहन का जो है राज तरंगिणी लिखा हुआ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कलहन के राज तरंगिणी को हम बेसिकली फर्स्ट हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ इंडिया के तौर पे माना जाता है। फर्स्ट हिस्टोरिकल अकाउंट, और कलहन को हम फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ इंडिया के तौर पे मानते हैं। जो बुक इन्होंने लिखा उसका नाम था राज तरंगिणी यानी कि रिवर ऑफ किंग्स, और बेसिकली ये कश्मीर के राजाओं की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। इसमें कुल 8 बुक्स हैं जिन्हें कि तरंग कहा जाता है, यानी कि 1 तरंग, 2 तरंग, 3 तरंग। तो आपको ये सारे फैक्ट्स भी याद रखने हैं। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं कि ए का जो है वो है 3, बी का 1, सी का 4 और डी का जो 2 है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ऑथर्स हैं और आपको मैच करना है। तो भारवी का हमने अभी अभी देखा कि किरतार अर्जुन, या अभी अभी ने पढ़ा। हर्ष का बेसिकली नागनंदा है। कालिदास का मलवी अग्निमित्रम, और राजशेखर का कर्पूर मंजरी। ये मैंने आपको जो पहले संस्कृत टेक्स्ट का जो लिस्ट दिया था उसमें सारे ऑथर्स के नाम और उनके जो टेक्स्ट हैं वो मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एपिक सिलप्पादिकरण refers to story of Ram, Jain element in the storyline, culture of Sri Lankan। तो अगर हम बात करें सिलप्पादिकारम के कंटेंट के बारे में, जब हम तमिल लिटरेचर को पढ़ रहे थे तो मैंने आपको 2 एपिक के बारे में बताया भी था। एक है सिलप्पादिकारम और दूसरा है मणिमेकले। और उस समय मैंने आपको बताया भी था कि सिलप्पादिकारम का जो मेन थीम है वो जैनिज्म के अराउंड रिवॉल्व करता है, और वहीं मणिमेकले का जो थीम है वो बुद्धिज्म के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, सिलप्पादिकारम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं है। कालिदास का रघुवंश, भाषा का स्वप्न, वसाबद्धतम, सुबंधु का कादम्बरी और हर्ष का रत्नावली। तो इसमें से जो पेयर इनकरेक्टली मैच्ड है वो है कादम्बरी। कादम्बरी सुबंधु ने नहीं बल्कि बाणभट्ट ने लिखा हुआ है। बाणभट्ट के 2 है, एक है हर्षचरित और दूसरा है कादम्बरी। बाकी जो तीनों पेयर्स हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं। तो आप इन पॉइंट्स को याद करते हुए चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज प्रेज्ड इन द 5th century तमिल एपिक सिलप्पादिकरण। विच रिवर, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें कावेरी रिवर के बारे में वर्णन है। साउथ इंडिया से रिलेटेड है ये, तो आप इससे अनुमान भी लगा सकते हैं कि ये कहाँ से रिलेटेड होगा। तो सिलप्पादिकरण में बेसिकली हमें कावेरी रिवर के अराउंड स्टोरी रिवॉल्व मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग which 12th century Sanskrit scholar was first responsible for the compilation of निबंध और द डाइजेस्ट ऑफ एपिक्स एंड पुराणिक टेक्स्ट। निबंध के बारे में मैंने आपको बताया था जब हम लेटर वैदिक टेक्स्ट को पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि उसके कई सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे टीका, भाष्य, चूर्णी और निबंध। तो वन ऑफ द फेमस जो कि संस्कृत स्कॉलर जिन्होंने कि पुराण और एपिक्स के ऊपर एक डाइजेस्ट को लिखा था, तो वो थे लक्ष्मीधारा। ठीक है, लक्ष्मीधारा के बेसिकली इस निबंध को क्या किस नाम से जाना जाता है? कल्पट्रू के नाम से। कल्पट्रू के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो ये इस पॉइंट को आप याद करके रखेंगे। तो 12th सेंचुरी के स्कॉलर लक्ष्मीधारा ने फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन और या फर्स्ट स्कॉलर जिन्होंने कि निबंध लिखा विच इज अ डाइजेस्ट ऑफ एपिक एंड पुरानिक टेक्स्ट। ठीक है,
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिलिंद पन्नो इज इन द फॉर्म ऑफ ए डायलॉग बिटवीन किंग मिनांडर एंड बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना। तो ये आपको याद रखना है। मिलिंद पन्नो बेसिकली जब हमने बुद्धिज्म में बुद्धिस्ट के कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल लिटरेचर को पढ़ा, तो मिलिंद पन्नो बेसिकली पाली में लिखा हुआ एक नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट है, जो कि इंडो ग्रीक किंग मिनांडर और बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना से रिलेटेड उनके बुद्धिज्म के अराउंड एक फिलोसफिकल डिस्कोर्स है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र वाज ओरिजिनली रिटन बाय कालिदास, विष्णु शर्मा, तुलसीदास एंड रायदास। तो अगर हम इसके करेक्ट ऑप्शन आंसर के बारे में बात करें तो वो है विष्णु शर्मा, या कई जगह पे एग्जैक्ट नाम विष्णु शर्मन भी है। तो पंचतंत्र जो कि एक बेसिकली फोक टेल है, इसे विष्णु शर्मन ने लिखा था। तो ये भी पॉइंट आप नोट डाउन करते हुए चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो लाइफ ऑफ वेन सांग हुईली, नेचुरल हिस्ट्री टोलेमी, हिस्टोरिकल हिस्टोरियल फिलिपिकल पॉम्पियस ट्रॉगस और द हिस्ट्री हेरोडोटस। तो अभी अभी मैंने आपको इस क्लास में स्टार्ट होने से पहले ही बताया था, द नेचुरल हिस्ट्री जो है वो बेसिकली टोलेमी ने नहीं, प्लिनी द एल्डर का लिखा हुआ है। प्लिनी द एल्डर का लिखा हुआ है, तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लें। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वो इनकरेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से हमने लगभग लगभग एंशिएंट टेक्स्ट से जुड़े, चाहे वो लिटरेरी सोर्सेस के अंतर्गत आने वाले जितने भी हम कैटेगराइजेशन पढ़ते हैं, संस्कृत, बुद्धिस्ट, द्रविडियन या फॉरेन सोर्सेज जितने भी होते हैं, उन सबको हमने कवर कर लिया है, और उससे रिलेटेड कई सारे PYQs को भी हमने कवर किया हुआ है। और भी कुछ कुछ रिलेटेड जो PYQs है, जैसे जैसे हम अपने सिलेबस में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास का जो हमारा जो मेन टॉपिक जो रिवॉल्व करेगा वो रहेगा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में। हम समझेंगे कि आर्कियोलॉजी क्या है, आर्कियोलॉजी में को किस तरीके से क्या इम्पोर्टेंस है हिस्ट्री के स्टडी में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें हम समझेंगे एपिग्राफी एंड न्यूमिस्मेटिक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ इसमें से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो रिवॉल्व करता है अराउंड एपिग्राफी एंड न्यूमिस्मेटिक। हम इसके कंसेप्ट को भी समझेंगे और इसके एग्जाम्पल को भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से तरह तरह से डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में इसके अराउंड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप इस क्लास में जितने भी हमने जो भी हमने टॉपिक्स को पढ़ा, और जो जो हमने PYQs खास करके जो किए उसमें जो मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो उन सबको आप जरूर करें, ठीक है, और रिवाइज करते रहें। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के लिए पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।